हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है फ्रेंड्स पॉलिटी की। ठीक है, तो आप सभी से आई होप आप सभी को इतना तो पता होगा जो आपकी क्लास चली है इसके पहले, तो उसमें फ्रेंड्स आपका 21 क्लास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो आपकी क्लास है वो क्लास नंबर आपका 22 है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, जितना भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट करके हमसे। तो चलिए, आज की क्लास जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको बताऊंगी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका क्लास में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो कल की क्लास चली उसमें मैंने आपको राज्य विधानमंडल के बारे में भी बताया था। ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था राज्य विधानमंडल के बारे में। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँ तो क्या आप सभी उसका आंसर देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कि जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछूँ वो सभी चीज़ें जो हैं आप लोग बता दें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं किस निधि से दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात कही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ठीक है, किसने कही है फ्रेंड्स ये बात? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये बात की है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। तो 3 सदस्यीय समिति कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पहली जो समिति बताई गई है वो बताई गई भारत के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड कह रहा है इस भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एंड थर्ड पॉइंट में कह रहा है एक प्रवक्ता, एक प्रख्यात विधिवेत्ता। ठीक है, ये 3 लोग जो है ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में ये 3 सदस्यीय समिति जो होती है शामिल होती है। ठीक है, कौन कौन समिति फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 सदस्यीय समिति जो होते हैं शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिसको CJI कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं एक प्रख्यात विधिवेत्ता। ठीक है, ये 3 लोग जो होते हैं, ये 3 सदस्य जो होते हैं शामिल होते हैं। अब देखिए, एक उच्च न्यायालय का अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है, किसको फ्रेंड्स संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उसे लेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जब जो कोई सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए जो रीट जारी करता है उस लेख को क्या कहते हैं? तो उसको परमादेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा कि तो देखिए भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, यहीं पर अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता,
शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति जो है वो भारत संसद को प्राप्त है। और वहीं अगर फ्रेंड्स हम बात करें आपसे कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है इसमें फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी सभी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, जिसके लिए उच्च न्यायालय क्या करता है, एक रिट जारी करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो ओके अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, तो उत्प्रेक्षण जो याचिका होती है फ्रेंड्स वो करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए जो उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सहित कुल जो 8 न्यायाधीश होते हैं मूलता की गई थी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, जैसे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दी गई। पहले कितनी थी, 8 थी, फिर बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। उसके बाद वर्ष 1960 में यह संख्या जो है पुनः बढ़ा करके 14 कर दी गई। फिर उसके बाद 1978 18 कर दी। 86 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 26 कर दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 21 फरवरी 2008 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उसको जो है फ्रेंड्स 25 से बढ़ा करके 30 करने का फैसला किया गया। ठीक है, और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा इसके पहले आपको बता रहा कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसी करते तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, और फ्रेंड्स जो इनकी नियुक्ति है तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में भारत की प्रथम महिला नहीं सॉरी फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला नहीं है, भारत की जो है ये सेकंड महिला है। ठीक है, भारत की सेकंड महिला हैं। और जितने भी चीज़ें देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें जो है पूछी भी गई हैं, कई बार बताई भी गई हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ भारत की जो प्रेजेंट टाइम पे जो भारत की जो सॉरी फ्रेंड जो राष्ट्रपति हैं ये इनका नाम क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय भारतीय महिला राष्ट्रपति के पद पर और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में आपको मैं अभी बता दूं कि देखिए भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनको किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था, तो फ्रेंड्स भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1906 की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की बात आ गई, तो मैं आपको ठीक है, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है यहाँ से मजबूत होता चले। ठीक है, तो बताइए भारत के जो राष्ट्रपति थे किनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, तो देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, सभी लोग जानते हैं, तो इनको फ्रेंड्स मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो फ्रेंड्स जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने जो है, इन्होंने फ्रेंड्स न्यायाधीश के पद पर रहते हुए इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रेंड्स पद ग्रहण करने के दिन ओके। अगर हम बात करें कि जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति जो हैं, इनके रूप में इनका कौन सा क्रम है, तो इनका 15वां क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। ओके, तो सभी लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इन्होंने सबसे लंबी अवधि यानी कि 1950 से 1962 12 वर्ष तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फ्रेंड्स ये कार्यकारी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति छोड़ करके इन्होंने सबसे कम अवधि यानी कि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। ठीक है,
सबसे अधिक अगर हम बात करें, सबसे अधिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सबसे कम की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, अपने पद पर कार्य किया जिन्होंने, राष्ट्रपति के पद पर। ओके, अब चलिए यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया राष्ट्रपति के बारे में। अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारिता में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो बिना मुकदमा चलाए फ्रेंड्स 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कितने महीने तक? केवल 3 महीने तक। ओके, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला अनुच्छेद मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। सेकंड पॉइंट कह रहा है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में 216 जो अनुच्छेद इसमें कह रहा है उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, भारतीय संविधान क्या कहता है, ये फ्रेंड्स कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, भारतीय संविधान का जो 216 है ये उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। यहीं पे अगर हम फ्रेंड्स बात करें, अनुच्छेद 217 जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएँ की बात करता है। अब यहाँ हम बात करें कि अनुच्छेद 218 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 218 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ विशेषताएं के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 219। तो देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 219 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण करना। अनुच्छेद 220 में क्या कह रहा है कि स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 221। इसमें कहा जा रहा है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 222 जो है फ्रेंड्स, इसमें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण करने की जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कार्यवाहक सॉरी फ्रेंड्स अनुच्छेद 223 से पहले, तो अनुच्छेद 223 में कह रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में कह रहा है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए कह रहा है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बात है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 226 में कह रहा है कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 226 का ए, जिसमें 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यानी कि निरस्त कर दिया जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 228। इसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित है, अनुच्छेद 228 का ए। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 229 में। अनुच्छेद 229 में कह रहा है पदाधिकारियों तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 230 में कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 231 में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी उच्च न्यायालय की स्थापना? एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पेंशन और जितने भी उनके वो होते हैं सभी क्या होते हैं, वेतन और भत्ते जो है राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं।
अगर हम बात करें कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन मिलती है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ तक किसको समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया उच्च न्यायालय, पीठ व अवस्थित एवं क्षेत्राधिकार। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय संविधान में जो आपका दिया गया है उच्च न्यायालय की संख्या, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, उसके राज्य क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं और उसके मुख्य पीठ व खंडपीठ कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे। पहला है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी और इसके जो राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मुख्य पीठ एवं खंडपीठ। तो मुख्य पीठ जो है फ्रेंड्स, इसका जो है कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है, इसका खंडपीठ कोलकाता में है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 ईस्वी में ही हुई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र जो है इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकार कौन कौन सा है, तो महाराष्ट्र, दादर व नागर हवेली तथा दमन एवं दीव है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपके सभी जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं खंडपीठ कहाँ पे है और सभी का जो है राज्य क्षेत्राधिकार कौन कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं पहले। तीसरा है मद्रास। मद्रास राज्य की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक जो है फ्रेंड्स, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी और इसका जो है खंडपीठ कहाँ है, कर्नाटक का, तो बंगलुरु में है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1866 ईस्वी में हुई थी, जिसका राज्य क्षेत्राधिकार क्या है, यूपी है और इसका मुख्य पीठ खंडपीठ प्रयागराज लखनऊ में खंडपीठ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पटना। पटना जो है फ्रेंड्स, पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो बिहार है। ठीक है, और इसका मुख्य पीठ और खंडपीठ जो है पटना में है। ओके, नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर पे जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप। ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, तो इसकी स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में है और इसका जो खंडपीठ है और मुख्य पीठ जो है श्रीनगर व जम्मू में है। ओके, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका पंजाब एवं हरियाणा का बताया गया है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है गुवाहाटी। गुवाहाटी का वर्ष 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आपका फ्रेंड्स सभी स्थापना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया गया है कि अभी देखिए हाल ही में मतलब लास्ट वाला जो है 25 नंबर का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। तेलंगाना का जो है क्षेत्राधिकार जो है तेलंगाना में है और इसका जो मुख्य पीठ खंडपीठ है हैदराबाद में है। और इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स, इसका जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी और इसका राज्य क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है और इसका जो मुख्य पीठ खंडपीठ है वो कहाँ है, अमरावती है। विशेष देने वाली बात यह है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से, फटाफट से आप सभी लोग जो है नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट सब लोग आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की स्थायी खंडपीठ है। जबकि यहाँ कह रहा है केवल कर्नाटक जो है उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कहाँ है, बंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ हैं, धारवाड़ा और गुलबर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो खंडपीठ उच्च न्यायालय का गठन जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1966 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1966 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ठीक है, यानी कि प्रतिषेध। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट कह रहा है कि उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले जो हैं वो उच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके आप सभी जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चड्डी थी
और फ्रेंड्स प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपकी इसके बाद कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको केंद्र राज्य से संबंधित उनसे इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो देखिए एक पॉइंट मैं आपको आज बता दूं कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो वो फ्रेंड्स है कनाडा देश से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से कल की क्लास रहेगी। कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ अच्छा जो आपको और बता दूँ कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, उनके लिए जो योग्यताएं होती है वो क्या क्या होती हैं। तो पहली योग्यता आप लोग सुन लीजिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड योग्यता क्या होती है? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तीसरी पॉइंट रहेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है इसका राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट आपको बता दें कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके अंदर जो योग्यता होती है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र होती है वो कितने वर्ष होती है? 62 वर्ष। ठीक है, जो कि अब उसको चेंज करके 65 वर्ष प्रस्तावित कर दी गई है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबंधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास के लिए।